जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं सब लोग? प्लीज कम ऑनलाइन एवरीवन। जी, वालेकुम सलाम सबको। अच्छा, ऐसे क्लास के आप लोगों के एंड ऑफ जुलाई पे जो है वो मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं। सो जितना भी कोर्स आपने स्टार्ट से लेके आज तक की डेट के अंदर पढ़ लिया है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो वो आपका मिड टर्म के एग्जाम का जो है वो पार्ट होगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। ठीक है, तो आज से मैं आप लोगों का रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। रिवीजन सेशन में आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने मेरे साथ डिस्कस करने हैं। नया सेशन मैं बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। वो इसलिए कि नया सेशन स्टार्ट करने से फिर वही होगा कि मतलब आप लोगों को जो है वो पीछे वाली मेरे एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों को बर्डनाइज हो जाएगा। तो यहाँ तक का जितना भी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं उसको मैं आप लोगों को एक दफा जितने भी हमारे डेज बच जाते हैं मैं आपको उसको रिवीजन सेशन में लेके जाना चाह रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो भी आपकी प्रीवियस क्वारीज है वो हल हो जाए। ठीक है, तो आपने अब इसको ध्यान से लेके चलना है। ये आपका जो पेपर होता है बेसिकली ये होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 25 बायोकेमिस्ट्री के होते हैं और 50 आपका होता है, सॉरी 50 बायोकेमिस्ट्री के होते हैं और 50 आपके पास माइक्रोबायोलॉजी के होते हैं। ठीक है, इंटेग्रल साइंसेस के पेपर के अंदर। सो 50 माइक्रोबायोलॉजी का जो सेशन है उसमें से आपका जो है वो 25 मार्क्स का आपके होंगे एमसीक्यूज, और एससीक्यूज का भी मैं कंफर्म नहीं कह सकती, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। और बाकी 25 मार्क्स का जो है वो आपका वाइवा होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि मुझे नीलम ने रिपोर्ट सेंड करनी है। नीलम, एवरी स्टूडेंट जो है वो एक ऐप होती है मोबाइल के ऊपर, आप लोगों को पता होगा उसकी, क्या कहते हैं, एक मिनट, सॉरी, जूम मीटिंग की, यस। ठीक है, वो आप लोग सब इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अपने अपने मोबाइल के ऊपर जूम मीटिंग। ठीक है, और आपका वाइवा जो होगा वो वाया जूम मीटिंग होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मुझे आपके पास मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होती है, नेक्स्ट वीक तक का टाइम है आपके साथ। तो इन नेक्स्ट वीक जो है वो मुझे एवरी स्टूडेंट जो है वो उसकी जूम मीटिंग आईडी चाहिए। ठीक है, जिसमें ये होगा कि मैं आपका वाइवा जो है वो जूम मीटिंग के ऊपर करवाऊंगी, जो कि ग्रेडेड होगा। ठीक है, और जो आपका पेपर होगा वो आपके ऑनलाइन आपके जो है वो स्लैम के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज की रिवीजन का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो वो स्टार्ट ऑफ लेक्चर पे मेरे से डिस्कस कर सकता है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी कहता है, एट द एंड ऑफ दिस लेसन लर्नर विल बी एबल टू नंबर वन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ microbiology and their importance in nursing. Number two, discuss the historical perspective of microbiology. Number three, understand the microbiological terminologies. डेफिनेशन पहले देखते हैं। कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक साइज। द वर्ड microbiology has originated from microbes, small life, and logi meaning study or cannot be seen by the unaided eyes। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या है, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज अ branch of science which deals with the living organism which cannot be seen with the
normal eyes, ठीक है, or naked eyes, ठीक है. So you have to use microscope to see these organisms or see these small life. अगर हम माइक्रोबायोलॉजी वर्ड को स्प्लिट करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के अंदर, तो ये दो तरह के वर्ड्स में बनते हैं, ठीक है. आवाज नहीं आ रही मेरी? आप अपना इंटरनेट रिफ्रेश करें. कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? कितने लोग मुझे सुन सकते हैं? हाउ मेनी पीपल हेयर मी? क्या सबको सबको नहीं आ रही है, सिर्फ अक्सा के नेट के साथ प्रॉब्लम है? ओके गुड. ठीक है. वो कहता है कि अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉगी. माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है. बायो मीन्स लाइफ एंड ऑगी मीन्स स्टडी, ठीक है. माइक यानी कि स्मॉल साइजेस जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, ठीक है. और वो भी वो जो कि अनएडेड आई से देखे ना जा सकें, ठीक है. मतलब उनको किसी ना किसी इमदाद की जरूरत हो, आइदर वो माइक्रोस्कोप है या कोई और आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसको स्टडी कर सकें या देख सकें, ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर और सेल क्लस्टर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि या तो वन यूनिट सेल पे बेस करते हैं, एक सेल के मिलकर बने हुए होते हैं, और सेल क्लस्टर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या फिर जिनके क्लस्टर ज्यादा होते हैं, सेल्स क्लस्टर ज्यादा होते हैं. वालेकुम सलाम सबको. अच्छा, कहते हैं दिस इंक्लूड्स यूकैरियोट सच एज फंजाई एंड प्रोटिस्ट. अब हमने डिटेल में पढ़ा था बैक्टीरिया को, वायरसेस को, ठीक है, आपके प्रोटोजुआ को, ठीक है. हमने बहुत डिटेल में चैप्टर्स पढ़े हैं. तो वो कहता है कि इसके अंदर आपके यूकैरियोट्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं और प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया है एंड सर्टेन एल्गी है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है? इट इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जीनोमिक्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. इसमें क्या है कि इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, मतलब उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल पे कह लें कि जितने भी उनके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक पाथवे को चलाने के लिए, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को रन करने के लिए, जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो उनके अंदर प्रोसेस है और जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उसकी स्टडी को हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. प्रोटिस्ट हमने बताया था सुमैया, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि प्रोटिस्ट वो होते हैं जो कि लाइक आ नेकेड आई बैक्टीरिया की तरह नजर नहीं आते, लेकिन उनके अंदर वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जिसे प्रोटोजुआ कहते हैं. ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एल्गी फंजाई वगैरह जिसमें आ जाते हैं. ओके. हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप. The microscope was invented around 1590. Suddenly we saw a new world of living things in our water, ठीक है, in our food and under our nose. सही है. But it's unclear who invented the microscope. Some historians say it was a Hans Leperberger, most famous for filing the first patent for the telescope. ओके. अब अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया जो है, मैंने आपको बताया था कि वो नीचे जमीन में मट्टी की गहराइयों से लेके समंदरों की तहों तक मौजूद है, समंदरों की कई परतों तक मौजूद है, ठीक है, और आसमान की कई लेयर्स में मौजूद है. सही है. मतलब बैक्टीरिया, कोई ऐसी जगह नहीं आपको मिलेगी जहां बैक्टीरिया मौजूद ना हो. कुछ ऐसी जगह होंगी जहां इंसान ना हो, लेकिन इस यूनिवर्स के ऊपर और इवन इस प्लेनेट के ऊपर, ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया ना हो. सही है. और प्रोटोजुआ के बारे में तो हिस्ट्री ये है कि इस कायनात के ऊपर आने वाला जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था वो भी क्या था? यूनिसेलुलर था. लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर था, ठीक है. बैक्टीरिया था, प्रोटोजुआ था, वन सेल यूनिट बेस करता था, ठीक है. तो बैक्टीरिया गर्म पानी के चश्मों में भी है, ठंडे पानियों में भी है, आसमान की ऊंचाइयों में भी है, रेत की तहों में भी है, समंदर की गहराइयों में भी है. बैक्टीरिया इज फाउंड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ठीक है. सो पहली दफा माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट 1590 के अंदर आया और उसने हेल्प की इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि कहीं भी मौजूद है, पानी में, मट्टी में, फूड में, अंडर द नोज, हर जगह मौजूद है, ठीक है.
कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब बैक डेट्स में हमने बात की तो उस टाइम पे टेलीस्कोप बहुत कॉमन थी, टेलीस्कोप से लोग जो थे वो अंदाजा लगाते होते थे। सो टेलीस्कोप इसकी याद है, तो टेलीस्कोप की याद के बाद जो है इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट सामने आया। आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ द हुक। इट वाज अ हुक हु कॉइन्ड द टर्म सेल व्हेन डिस्क्राइबिंग लिविंग टिश्यू। ठीक है, उसने क्या किया, हुक था कि जिसने पहली दफा सेल का कॉन्सेप्ट दिया आपको। ठीक है, सेल जो कि लिविंग टिश्यू के ऊपर बेस कर रहा है। Interestingly, while Hooke did use compound microscope, he found that it much strained and weakened his sight. For his microphagia, he preferred to use a simple single lens microscope made of gold and leather and illuminated by candle. ठीक है, अब उसको माइक्रोफोजिया था। माइक्रोग्राफिया के अंदर ये होता है कि आप क्या कोशिश करते हो कि आप बड़ी चीजों छोटी चीजों को बड़ा करके देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, और उसने प्रेफर्ड किया सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को। ठीक है, जो कि फॉर्चुनेटली गोल्ड या लेदर की बनी हुई थी और उसको एल्यूमिनेट कैंडल से किया गया था। ठीक है, कैंडल से उसकी इल्यूमिनेशन थी। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो वो होती है ना जिसको आप बिजली से नहीं चलाते हो, क्योंकि बिजली वाली माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चलेगी। लेकिन ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी इसने किससे चलना था, इसने आम कैंडल से चलना था। ठीक है, सो ये हुक की कंट्रीब्यूशन है। The purpose of the microscope is to magnify a small object or magnify a fine details of the larger objects in order to examine minute specimen that cannot be seen by the naked eye। और इसका पर्पस भी हमें पता था कि हमने मैग्नीफाई करना था स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को और मैग्नीफाई करना था फाइन डिटेल्स ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी उनको लार्जर देखने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को लार्जर दिखाने के लिए, जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आ सकती। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, ये आप इसको देख सकते हैं। सही है, मैं आपको लैब में भी लेके गई थी शायद। ये इसका आई पीस है, ये बेस है। ठीक है, ये नोज पीस है इसका। ठीक है, ये लेंजेज है 10x 100x 50x। ठीक है, ये स्टेज है इसकी। ठीक है, रिवॉल्विंग स्टेज जिसको बोलते हैं। ये लेंस है जो कि लाइट को फिक्स करता है। ठीक है, ये इल्यूमिनेटर है। ये इसकी क्या है, ये आर्म है, ये बेस है। ठीक है, ये स्टेज कहलाती है। ये मूवेबल होती है, अप डाउन राइट लेफ्ट हो सकती है। ठीक है, ये जो आपका है ये कहलाता है आपका कोर्स एडजस्टमेंट, और ये होती है आपकी फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट में आप क्या कर सकते हो, कोर्स एडजस्टमेंट में आप ये कर सकते हो कि सिंपल आप व्यू कर सकते हो। लैब में नहीं गए थे, चले अब आप लैब में वापस आएंगे, अल्लाह करे आप लोग जल्दी वापस आ जाए तो मैं फिजिकली आप लोगों को लैब में लेके जाऊंगी, लैब्स आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह, ओरिएंटेशन बताऊंगी आपको माइक्रोस्कोप की। दुआ करेंगे आप लोग वापस आ जाएं। ठीक है, ओके। द गोल्डन एज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट कॉजेज डिजीज। कहता है पास्टर डेवलप जर्म थ्योरी, पास्टर ने जर्म थ्योरी दी थी। रॉबर्ट कोच स्टडीज कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट उसने बताया कि कोई ना कोई जो डिजीज होती है उसका कोई कॉजेटिव एजेंट होता है, चाहे वो एंथ्रेक्स है, ठीक है, कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप वापस तब बुलाए जाएंगे जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा। जाहिर है कि अब देखें क्या बनता है, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा तब तक हाँ मजा तो नहीं आता, वो तो बात ठीक है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे तो हम जरूर वापस फिजिकली क्लास में बैठ के लेक्चर लें। हमें मुझे भी मजा नहीं आता तुम लोगों की शरारतें और वो तुम लोगों की शिकायतें, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसे हो गया, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। एनीवे जो भी हो अच्छा हो। माइक्रोब कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच में एग्जिस्ट इन इट्स सिंगल सेल्ड फॉर्म और इन कॉलोनी ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो कि सिंगल सेल्ड फॉर्म के अंदर हो सकता है या कॉलोनी ऑफ सेल्स, या कॉलोनीज बना के रह रहे होते हैं, चाहे कॉलोनी में भी रह रहे हो लेकिन है तो सिंगल सेल्ड ही ना। सो माइक्रोबायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिगेन विद देयर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप इन द 1670 बाय एंटोइन वैन लेवनहुक। ठीक है, एंटोइन वैन लेवनहुक था कि जिसने 1670 के अंदर जो था वो क्या किया था,
इसको कह लो कि इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, और उसने बताया था कि 1670 के अंदर उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब माइक्रोब आप देखें कि किस किस तरह के हैं, लॉन्ग है, चेन नुमा है, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड है, सही है, ये इस तरह से। तो इसमें प्रोटोजुआ भी है, कोकाई भी है, बेसिलाई भी है, ठीक है, रॉड शेप भी है, सही है, डिफरेंट शेप के उसने दिखाए हुए हैं। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स कैन बी सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर सच एज यू, मी, प्लांट्स, फंजाई एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स का यही है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज पे मैंने आपको डिटेल में काम करवाया था, तो उसमें क्या था, हाँ जी, अक्सर इसमें कोविड भी नजर आ रहा है, उस टाइम हमें नजर नहीं आया जब लेक्चर पढ़ा था। अच्छा, तो यूकैरियोटिक में मैं आपको बता रही थी कि इसमें जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलिज होती हैं वो क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, उनके गिर्द एक स्पेसिफिक किस्म की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि उसने बताया कि जैसे हमारे सेल की ऑर्गेनेलिज है, प्लांट सेल की ऑर्गेनेलिज है, ठीक है, एनिमल सेल्स की ऑर्गेनेलिज है, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिनके सेल की ऑर्गेनेलिज जो है वो क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। Bacteria are an example of prokaryotes. Prokaryotic cells don't contain a nucleus or any other membrane bound organelles, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स की, और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन, उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। आगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल आ जाते हैं, ये न्यूक्लियोइड है, पिल्लाई है, फ्लैजेला है, ये साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका जो है ये यूकैरियोटिक सेल है। अब देखें डिफरेंस क्या है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसिकल्स है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है। बस दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जो सेल ऑर्गेनेलिज होंगे यूकैरियोटिक सेल्स के जो होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। Microorganism was first discovered by Antoine van Leeuwenhoek in 1675 in Holland using a microscope, ठीक है। Antoine van Leeuwenhoek is considered a father of microbiology as he observed and experimented with microscopic organism। जी मैं ही लेती हूँ माइक्रो का वाइवा भी, ठीक है, इंटरनल आपकी मैं ही होती हूँ एनुअल में भी। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, एंड एक्सपेरिमेंटेड विद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन 1676 यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिजाइन, ठीक है, उसने अपनी डिजाइन की माइक्रोस्कोप बना ली। सो एंटोइन वैन लेवनहुक का बहुत नाम है आपकी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के अंदर। साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी थ्रू द वर्क ऑफ लुइस पास्चर एंड इन द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच, ठीक है। साइंटिफिक जो माइक्रोबायोलॉजी है वो डेवलप की गई थी 19th सेंचुरी के अंदर थ्रू दी वर्क ऑफ द लुइस पास्चर एंड इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर पीपल हु स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन से लोग होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन किसमें होती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होती है। They are scientists who study organism and infectious agent that cannot be seen within the naked eye, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि उस किस्म की उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आते और इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। दे स्टडी द इंटरेक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट एंड इफेक्ट आवर लाइव्स। आगे आ जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। Microbiology has played an essential role in the development and foundation of modern science from the middle of the 19th century, ठीक है। ये उसका वो सारा टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है कि कब उसका मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ था। The proof of microorganisms as the real etiological agents of infectious disease marks the period between 1850 and 1915, known as the golden age of the microbiology, ठीक है। उस इरा को गोल्डन एज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। आगे है अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ सेल वर्क हैज कम थ्रू द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
एक सेल कैसे वर्क करता है ये हमें पता चलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी से। बट माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो इज एन अप्लाइड साइंस हेल्पिंग एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिसिन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, हर जगह माइक्रोबायोलॉजी का रोल है। अप्लाइड साइंसेस के अंदर भी है, एग्रीकल्चर के अंदर भी है, हेल्थ के अंदर भी है, मेडिसिन के अंदर भी है, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर भी है, एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, दूध से दही बनने का प्रोसेस, यीस्ट बनने का प्रोसेस, खमीर उठने का प्रोसेस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म तो हमें पता है कि हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इट इज आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। कहाँ कहाँ इसका रोल है? फूड के अंदर है, मेडिकल के अंदर है और इंडस्ट्रियल के अंदर है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या आता है? वाटर एंड वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है? यानी कि धात का लैदा करना, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायोसेंसर इज गिवन। बायोसेंसर का क्या मतलब है? कि वो पानी के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेंस कर लेते हैं कि कोई इस किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद तो नहीं है जो कि पीने से हार्मफुल है। तो बायोसेंसर्स माइक्रोबायोलॉजी ने इन्वेंट कर लिए। माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूड algae, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि हार्मफुल है। एज अ साइंस माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स टू improve human lives by devices, by providing identification methods and by suggesting treatment methods for all manner of bacterial infections and disease। ठीक है, so हम सजेस्ट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट मेथड भी सजेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन मेथड भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। ट्रीट के मतलब आइडेंटिफाई किस तरह होना है, फिर ट्रीटमेंट कैसे होनी है। सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट आल्सो हेल्प टू इंश्योर ए क्लीन, हेल्दी एंड फूड सप्लाई। सो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है कि किस तरह से आपने एक क्लीन, हेल्दी और आप कह सकते हैं कि हाइजीन फ्री, हाइजीन फुल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फूड जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस करवानी है। बायोलॉजी मेजर डिवीजन कहता है माइक्रोबायोलॉजी एट द बेड साइड ऑफ द पेशेंट्स ड्यूरिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, तो मेन आपका क्या है इसके अंदर कि आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब ठीक है आवाज? अब आवाज आ रही है बेटा? अब ठीक है? एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विद नर्सिंग। ओके, कहता है यूजिंग माइक्रोबायोलॉजी is the application of knowledge of the medical microbiology at the bedside of the patients during the nursing care। अब एज अ नर्स अगर आपको बायोलॉजिकल नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल अगर आपको एप्लीकेशंस नहीं आती तो आप पेशेंट की केयर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो यू हैव टू नो फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज हाउ टू यूज microbiological knowledge in your field। Okay, nursing care in the hospital and community is of a paramount importance to promote health। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो ये बैकबोन है आपकी पब्लिक हेल्थ की, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या है, पब्लिक विजिट कर रही है ना, तो पब्लिक को जब तक आप वो सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं देते एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और आपको पता भी नहीं है, तो फिर इसका क्या फायदा है? फिर तो मतलब एक ले पर्सन को तो कुछ भी नहीं पता और आप तो फिर हेल्थ केयर प्रोफेशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं। टू अटेन परफेक्शन इन दिस प्रोफेशन नर्सेस शुड एक्वायर साउंड नॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उनको साउंड नॉलेज होना चाहिए नर्सिंग का, माइक्रोबायोलॉजी
as nursing is an interdependent profession influenced by recent scientific and technological advances of the नर्सिंग साइंसेस, ठीक है. सो ये अगर आप देखा जाए एज अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नर्सिंग वो कहता है कि एक इंटरडिपेंडेंट प्रोफेशन है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अंदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एडवांसेस, मतलब अगर नर्सिंग खाली आप देना चाहो तो आप नहीं दे सकते, ठीक है. उसमें आपको आईटी की भी हेल्प है, उसमें आपको जो आपका ये है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले, इसकी भी हेल्प चाहिए, लैब वालों की भी हेल्प चाहिए, मेडिसिन वालों की भी हेल्प चाहिए. सो इट इज इंटरडिपेंडेंट प्रोफेशन. और इंटरडिपेंडेंट प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है उस प्रोफेशन को आगे लेके चलने के लिए. सो नर्सिंग का माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जितना रोल है और पब्लिक हेल्थ की ये बोन बैकबोन है, मेरा नहीं ख्याल किसी और फील्ड के अंदर इसका इतना ज्यादा होगा. इवन माइक्रोबायोलॉजी जो खुद से भी पढ़ते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनकी इतनी एप्लीकेशन होगी. मैं ये नहीं कहती इंडस्ट्री लेवल पे होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होगी, दूसरी जगह पे होगी, लेकिन मेरे मुताबिक जो माइक्रोबायोलॉजी की एक्चुअल एप्लीकेशन है वो कह लें कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर ज्यादा है. क्यों? क्योंकि नर्सिंग एवरी टाइम फ्रंट फुट पे पेशेंट्स के साथ खेल रही होती है, अपनी लाइफ भी उनकी स्ट्रेक पे होती है, उनकी फैमिली की लाइफ भी स्ट्रेक पे होती है, जैसे कि आपने कोविड में देखा है, ठीक है, कि कोविड में जो है वो क्या कहते हैं, उन लोगों का यही है कि बहुत से डॉक्टर्स, बहुत नई नर्सेज जो हैं उनकी डेथ सिर्फ महज इस वजह से हो गई कि उनका फ्रंट टू फ्रंट इंटरेक्शन था, ठीक है, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन था. डायरेक्ट इंटरेक्शन या फ्रंट टू फ्रंट इंटरेक्शन होने की वजह से उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो डायरेक्टली केयर प्रोवाइड कर रही थी. सो अगर माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन हम लोगों को नहीं आनी तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे इतनी नीड है जितनी यहाँ पे पब्लिक के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट है. Microbiology helps track the negative and positive outcomes of the microbes work. Microorganisms have the ability to change as they affect their environment. ठीक है. The adaptation to certain therapies and medication is what makes the study of the microbes so important to the nursing profession. ठीक है. So adaptation to certain therapies and medication is मतलब एक तो हम adaptation ले आते हैं जो कि हम different therapies करवाते हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि जो हम मेडिकेशन देते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी, उसका माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोब्स का रोल जो है उसका हमें पता बहुत जरूरी है एज अ नर्सिंग प्रोफेशन, हमें चाहिए. सही है. माइक्रोबायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्सिस टू स्टडी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली इसकी बड़ी डिटेल में इंपॉर्टेंस बताई है कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए. दिस इज बिकॉज आवर इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स. ये तो हमें पता है कि इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादातर किससे होती हैं? माइक्रोब से होती हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फैमिलीज इवन, ठीक है. Learning about microbiology will help a nurse prevent transfer of germs from one patient to another, prevent germ transfer to oneself, and even prevent germs transfer from inanimate object. पेशेंट को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, अपने पास रखी हुई चीजों को भी से भी महफूज रखना है खुद को, और अपनी फैमिली को भी महफूज रखना है, ठीक है. This may also assist in preventing or controlling epidemic and outbreaks of disease. ठीक है. तो ये किस चीज से हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि ये आउटब्रेक्स नहीं होने देती. अगर हमें इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पता है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, एपिडेमिक्स को, डिजीज प्रोसेस को, ठीक है. Not all medical microbiologists study microbial pathology. Some study common, non-pathogenic species to determine whether their properties can be used to develop antibiotics or other treatment method. ठीक है. अब सारे के सारे जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी ही नहीं पढ़ते, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो सिर्फ डिजीज पार्ट ही नहीं पढ़ते, माइक्रोबियल पैथोलॉजी नहीं पढ़ते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक पार्ट एरिया को भी टच करते हैं ताकि मेडिसिन की तरफ देखा जा सके, ठीक है, ताकि मेडिसिन बनाई जा सके. अब सारी अगर बीमारियों की तरफ लग जाएंगे तो प्रिवेंशन की तरफ कौन काम करेगा? सो प्रिवेंशन पे काम करना ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली बीमारी पे काम करना, क्योंकि बीमारी पे काम करके तो आप रूल आउट कर लेते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मेडिसिन कौन सी देते हो, मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. सो मेडिसिन पे काम करना ज्यादा टफ है. तो जो नॉर्मल पैथोलॉजिस्ट हैं वो
जो नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी पे काम करते हैं या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे काम करते हैं वो ज्यादा टफनेस देश जो है वो सफर करते हैं उससे। हाँ जी बिल्कुल। आगे है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स सच एज ड्रग्स, केमिकल्स, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही जाहिर है इंडस्ट्रियल को एनीथिंग विच इज फॉर्म्ड इन द इंडस्ट्री और एट द इंडस्ट्री लेवल, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं, आपका जितना भी कह लें कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, ये इंडस्ट्री लेवल पे बनते हैं और माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्री में बनते हैं, फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। सही है। तो इंडस्ट्री के अंदर भी इनका बहुत रोल है। सही है। उसमें फ्यूल, ड्रग्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजों का यूजर सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। These products are of great economic importance. All the process which takes place with the help of microorganism are called fermentation process. दूध से दही बनने का प्रोसेस, पिज्जे में ये क्या कहते हैं खमीर डालने का प्रोसेस, ये सारा का सारा फर्मेंटेशन है। अगर फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर ना हो तो आपकी आधे से ज्यादा फूड इंडस्ट्री इस वक्त बैन हो या उसकी इकोनॉमी जीरो हो। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज यूजफुल इन मेनी वेज। फॉर एग्जांपल इट यूजेस microorganism to generate degenerate contaminants of industry and other toxins into the energy sources। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, अपने पानी को साफ करने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, क्लोरोकीन की टैबलेट्स ऐड कर देते हैं पानी को, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ताकि जितने भी इकोलाई टाइप हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं, वो क्या हो जाए, उनका लेवल कम हो जाए। ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाले वो सारे के सारे सोर्स हैं जो कि उन टॉक्सिन्स को या उन कंटामिनेंट्स को डेथ करवाते हैं या उनको खत्म करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात की जाए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूजुअली वर्क्स इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल लेबोरेटरीज, फूड इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो दवाइयाँ बनने पे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसर्च में देखें तो वो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। Role of microbiologist is to investigate the growth and characteristics of the microscopic organism। यानी कि हमारा रोल क्या होता है कि हमने माइक्रोबायोलॉजी की प्रॉपर्टीज को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को, उसकी ग्रोथ को, उसके रोल को क्या करता है, सारा का सारा उसको इन डेप्थ स्टडी करता है। और इन डेप्थ स्टडी करने के बाद वो एल्जी और फंजाई उसके अंदर आ जाती है, बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, उन सब की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली वो स्टडी करता है और उससे क्या करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है। ये देख रहे हैं आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर इस तरह से मेडिसिन बनने का प्रोसेस। ठीक है। डिफरेंट एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिफरेंट एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास 4 डिफरेंट एराज उसने बताए हैं। डिस्कवरी एरा बताया है, ट्रांजिशन एरा बताया है, गोल्डन एरा बताया है एंड मॉडर्न एरा बताया है। ये चारों के चारे आपने एज इट इज याद करने हैं। द माइक्रोबायोलॉजी हैज ए लॉन्ग रिच हिस्ट्री विद लॉट्स ऑफ डिनायल्स, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रजेस, चैलेंजेस एंड फाइनली एक्सेप्टेंस। इट ऑल स्टार्ट्स विद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है। कहता है कि इसके 4 डिफरेंट एराज हैं। डिस्कवरी एरा है, ट्रांजिशन, डिस्कवरी में जब नई नई चीजें आई, डिस्कवर होना चाहिए। ट्रांजिशन यानी कि जब चेंजेस आती गई। गोल्डन एरा तब हुआ जब आपका स्लाइट माइक्रोस्कोप की जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई, चीजें एडवांस की तरफ होना चाहिए। मॉडर्न में ये आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन का भी आपके पास क्या आ गया, एक नया वर्जन आ गया और आपने ज्यादा डिटेल में, ज्यादा छोटी साइज की चीजों को आपने नेकेड आई, एडेड आई के साथ देखना शुरू कर दिया। सो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि बास थ्योरीज जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट को कह लें कि कॉन्ट्राडिक्ट करती थी और दूसरी उसको एक्सेप्ट करती थी, फिर तीसरी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करती थी तो चौथी एक्सेप्ट करती थी। सो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड चलता गया। लॉट्स ऑफ डिनाइल भी थे और लॉट्स ऑफ एक्सेप्टेंस भी थी। ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसमें क्या कहते हैं, मतलब कि ये लड़ाई झगड़े में बहुत सी चीजें एक्सेप्ट भी कर ली गई और बहुत सी चीजें डिनाइल में भी चली गई। सो दीज आर द डिफरेंट एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब सारे मुझसे क्वेश्चन करेंगे जब तक क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट करने लगी हूँ जो कि ग्रेडेड है आपका। क्वेश्चन करेंगे तो छुट्टी मिलेगी, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। सारे इंडिविजुअली मुझसे एक एक दफा क्वेश्चन करें, एक का जवाब आए तो फिर दूसरा क्वेश्चन करें।
चले, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जितनी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, आंसर मांगेंगे, उतनी जल्दी आपसे जान छूट जाएगी। जितने लोग मुझे शो हो रहे हैं उतने के उतने मुझे क्वेश्चन करें मुझसे। चले, स्टार्ट नाउ। नहीं भाई, आलिया और अक्सा, तुम लोगों ने अब दो दो सवाल करोगे मुझसे। अब तुम दोनों दो दो सवाल करोगे। चलो जरा, शाबाश। कॉन्सेप्ट ट्रांजिट इरा वो था कि जिसके अंदर जैसे ही चीजें डिस्कवर हुई, जैसे कि नेकेड आई के बगैर हमें नहीं नजर आ रहा था, तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई। चेंजेस ये आई कि पहले एंटोइन वैन लेमन था, ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आ गया था, उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन हुई थी वो ट्रांजिशन एरा के अंदर फॉल करती है। इंपॉर्टेंस यही है कि देख ले कि पूरी की पूरी बैकबोन है माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग के अंदर। अगर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट का प्रोसेस ना हो तो खतीजा तुम कैसे वार्ड चला सकती हो? दिस इज द बेस्ट आंसर। तुम कैसे पेशेंट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ट्रांसमिशन का रूट है, या उसका जो कह लो कि वो एक चैनल है, उसको ब्रेक कर सकती हो? आज अक्सा इसलिए पढ़ा कि शायद आपने सुना नहीं कि आपके एंड ऑफ जुलाई पे मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज योर रिवीजन सेशन। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन करें। अब ये रिवीजन दोबारा नहीं होगी, सो रिवाइज करवा रही हूँ आपको। हाँ, सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरसेस उसके बाद आए थे। सबसे पहले यूनिवर्स के ऊपर बैक्टीरिया, वायरसेस भी तो प्रोटोजोआ के अंदर आ जाते हैं ना, बट बैक्टीरिया पहले हुए थे। मरियम का क्वेश्चन इतना खूबसूरत है कि मेरा दिल चाह रहा है सामने हो तो इसको मैं एक टांग पे खड़ा कर दूं। मरियम, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लिहाजा तुम दो सवाल और करोगी अब। हाँ, ये गोल्ड की बनी होती थी। और उस टाइम पे साइंटिस्ट भी बड़े पागल होते थे कि हम उनको ये लगता था कि हमने बैक्टीरिया इन्वेंट कर लिया तो हमने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर लिया। हाँ, तो वो गोल्ड अपना सारा कुछ घर बार बेच बाज के वो गोल्ड की माइक्रोस्कोप के ऊपर फोकस करते थे। बिल्कुल ऐसे ही था। चलो मरियम, क्वेश्चन करो। ओके मैम जी, ये क्वेश्चन तो नहीं है। चलो शाबाश। कितने लोगों ने किया मैं देख रही हूँ। और अगर इस लेक्चर में से पेपर आया और तुम लोगों को ना आया, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी। चलो, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। चलो मरियम, ये मुझे स्माइलियां ना भेजो तुम। क्वेश्चन करो, शाबाश, क्वेश्चन जल्दी से। नहीं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। जैसे अमीबा आपका यूकैरियोटिक में भी आता है, लेकिन उसकी कुछ स्पीशीज प्रोकैरियोट्स में भी आती हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, और सिंगल सेल होते हैं। यूकैरियोटिक जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और उनकी सारी की सारी डैम श्योरली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। जम थ्योरी के बारे में यही था ना कि एक जो आपका होता है नॉन लिविंग थिंग, उससे लिविंग थिंग का बनना, ठीक है। वो आपकी जो थी, उसमें ये था कि आप मिसाल के तौर पे एक लोफ ऑफ आपने मीट लिया, उसको आपने खुले इन्वायरमेंट के अंदर रख दिया,
ठीक है, जब आपने उसको खुले इन्वायरमेंट के अंदर रख दिया तो ऑल ऑफ सडन उधर क्या पैदा होना शुरू होगी, उधर आपने देखा कि वो सुंडियां पैदा होना शुरू हो गई। सो एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का पैदा होना, दिस इज कॉल्ड वर्ड जर्म थ्योरी। सही है। अब बेसिकली क्या था कि उस स्पेस के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद थे, माइक्रोब्स मौजूद थे। ठीक है, तो वो ये घबरा गए कि एकदम इस लूफ ऑफ मीट के ऊपर ये सुंडियां कहाँ से आ गई। तो बेसिकली वो सुंडियां जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, चीजें जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोब्स है, उन्होंने इन्वेजन किया उस मीट के ऊपर और उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट की है। और उसकी डिग्रेडेशन के स्टार्ट करने से वो सारी सुंडियां आई। मॉडर्न इरा ये था कि मॉडर्न इरा के अंदर लिटिल बिट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर शिफ्ट हो गई थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के शिफ्ट होने से क्या हुआ था कि तब इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत भी मौजूद थी। पहले तो ये था ना कि ये सोने की बना के रखी होती थी, लेकिन वो बेचारे करते सूरज के नीचे ही थे सारा काम। लेकिन फिर जब उनको स्विच मिल गया, प्लग मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो गया, तो ये मॉडर्न एरा के अंदर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यही है बेटा कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपकी जो है वो एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो गया था। ठीक है, मतलब आप कंपाउंड से चले गए थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे अगर किसी ने छोटी गाड़ी रखी है तो वो बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाता है, जिसमें असेसरीज भी ज्यादा है, जिसमें कह लें कि फैसिलिटीज भी ज्यादा है। ठीक है, तो सेम लाइक आप ये कह सकते हैं कि पहले वो सिंपल लाइट सूरज के नीचे काम कर रहे थे, फिर ऑल ऑफ सडन उनको फ्लो ऑफ करंट मिला। फिर फ्लो ऑफ करंट के बाद क्या हुआ कि उनको उन्होंने डबल फ्लो ऑफ करंट की तरफ शिफ्ट कर दिया, उधर को लेंस बेहतर हो गया, लाइट बेहतर होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेहतर हो गया। सो ये चीज मैटर करती है। सही है, सो ये गोल्डन एरा था। ये आपका जो है ना, ये 90s के बाद का ही है। ठीक है, मिड ऑफ 90s के बाद का एरा स्टार्ट हुआ है। जब ये आपका हुई थी ना जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी का जो ब्रस्ट हुआ था, तो ये बाद का ही हुआ था, उसके बाद की ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं 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 अक्सा बेटे, सिंगल सेल से मुराद ये है कि सेल एक है उनका, यानी पूरी बॉडी के अंदर उनका एक सेल है। ठीक है, वन सेल है, वन सेल स्ट्रक्चर है। अब एक सेल के अंदर जो आपको पता है सेल के अंदर कितनी छोटी 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 ऑर्गेनेलिज होती हैं। उन ऑर्गेनेलिज के अंदर जो फर्दर ऑर्गेनेलिज के गिर्द जो लाइनिंग है, ऑर्गेनेलिज के गिर्द आप कह लें कि जो लेयर है वो सिंगल लेयर है। ठीक है, हमारी बॉडी के गिर्द तो देखो कि सेल की लेयर्स भी डिफरेंट है और अंदर ऑर्गेनेलिज की भी डिफरेंट है। इसमें वो सेल की तो सिंगल लेयर की बात करता ही करता है, उसकी ऑर्गेनेलिज भी अंदर से डिफरेंट होती है। यही तो बात मैं बता रही हूँ कि कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स में मीबा भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाती हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो प्रोटोजुआ में अमीबा होता है ना, वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, उसकी कुछ स्पीशीज मल्टी सेलुलर होती हैं। व्हाट डज इट मीन कि उसकी बॉडी की लेयर भी ज्यादा होती है समटाइम, क्योंकि वो प्रोटोजुआ में होता है, प्रोटिस्ट कहलाता है, और उसकी जो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिज होती है वो भी मल्टी लेयर्ड हो सकती है। ठीक है, ओके।
हाँ जी, नेक्स्ट क्या, किसका क्वेश्चन है? अक्सा, अक्सा का क्वेश्चन है। अदीला, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अच्छा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और जम थ्योरी आपस में ना बेटा मिलती जुलती थी। उसमें ये था कि उसमें जो आपकी किसने क्वेश्चन किया था ये पहले, क्या कहते हैं, आलिया ने क्वेश्चन किया था ना, इसका जम थेरी का। ये बेसिकली जम थेरी लुईस पास्चर ने दी थी, और इसने भी यही कहा था कि जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑल ऑफ सडन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये हुआ कि इसकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर ये वाली थ्योरी आ गई कि ऑल ऑफ सडन जो हवा में मौजूद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लॉ ऑफ मीट के ऊपर पड़े, और वहां से नेक्स्ट आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई इन सब की, जो उसके ऊपर सुंडियां बनना शुरू हो गई थी। तो इसको उसने नाम दिया फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का। इसमें लुईस पास्चर ने दी थी, और इसने यही कहा था कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज?